नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई और आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जो रैलियां हैं, जो चुनावी प्रचार है, उनसे बचते हुए और भागते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के दौरे पर आज चले गए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इस सब के बीच आप ये देखिए कि जो एक शख्स जिसने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर सिमटा दिया, जो वो एक शख्स जिसने सरकार का इकबाल खोने पर इसको मजबूर कर दिया और मोदी मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो गया, इस कगार पर उसको पहुंचा दिया, उसका नाम है राहुल गांधी। और उस राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरी हुई है कि लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लगातार उनको लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको लेकर धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां तक कि उनकी जान को खतरा तक बन आया है। लेकिन राहुल गांधी रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार वो सड़कों पर हैं और लगातार वो लोगों से संवाद कर रहे हैं। एक अमेरिका के दौरे से राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव, पूरा प्रोपेगेंडा भरभरा के गिर गया और यही वजह है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा ले रही है। यही वजह है कि वो लगातार उनकी क्लिप्स को बिना किसी रेफरेंस के आगे और पीछे का हिस्सा काट कर सिर्फ अपनी मतलब की बात, जिससे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसको फॉरवर्ड करके अपना एजेंडा सेट कर सके, राहुल गांधी की इमेज को धूमिल कर सकें और अपने जो राजनीति है उसको चमका सकें। ये तमाम खतरनाक खेल उसने शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे जो हार उसका सामना करने जा रही है, सामने उसके खड़ी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें या उसके बाद आने वाले तमाम चुनावों की बात करें, तो उसका सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि जो एक शख्स उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बन गया है, उसके खिलाफ उनका पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा आईटी सेल बीजेपी का वो लग गया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की गई है, जिसमें हाल ही में जब राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बातें अमेरिका में कही, तो कैसे उसको तोड़ मरोड़ के और झूठ उसको लेकर फैलाया जा रहा है, जिसकी पोल जो है वो कांग्रेस ने खोली है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये झूठ कोई बीजेपी, सिर्फ बीजेपी आईटी सेल या फिर उसके कोई छुटभई नेता नहीं, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी मंचों से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए कैसे उनकी और उनकी पार्टी की कलई खुली है, ये वीडियो आप जरूर देखिए। यही इस परिवार की सच्चाई है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे। तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है। The problem is that 90% of India is not able to play. The fact of the matter is that they're not getting participation. And India is not a fair place. We will think of scrapping reservation when India is a fair place. क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। यही बात राहुल गांधी ने कही। लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें, किस वजह से आंदोलन करना है, ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। अंबेडकर जी ने जो इस देश को दिया वो सिर्फ आज के लोगों को नहीं दिया है, आने वाली पीढ़ियों को वो उन्होंने दिया है। उनके खून, उनके पसीने ने इस देश को दिया है। जिस चीज को हम संविधान कहते हैं उसको हम कभी नहीं मरने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं मरने देंगे। तो किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो परपोते हैं
रत्नगिरी अंबेडकर, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रोपेगेंडे की पोल खोल कर रख दी। उनको बाकायदा तौर पर कांटेक्ट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस तरह का दावा उन्होंने किया है इस वीडियो में, और उनसे ये कहा गया था कि राहुल गांधी ने जो बातें अमेरिका में कही हैं आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। और उन्होंने ये खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से आकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडे की कि किस तरह से वो लोगों को खरीद कर वो प्रोपेगेंडा फैलाती है, उसकी पोल पूरी तरीके से खोल दी। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप इसको इस तरह से भी समझिए कि लोकसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा था लोकतंत्र संविधान को बचाना, लोकतंत्र संविधान को बचाना यानी कि आरक्षण को बचाना। और ये मुद्दा इतना भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी पर कि तमाम प्रोपेगेंडा और तमाम साम दाम दंड भेद की सियासत, हर तरीके के हथकंडे अपनाने के बावजूद वो 240 पर सिमट गई। और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया उन वोटर्स ने जो कभी भारतीय जनता पार्टी को शायद वोट किया करते थे, और मैं बात कर रही हूँ दलित और ओबीसी समाज की, जिन्होंने बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन को वोट किया। और यही परेशानी का सबसे बड़ा सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में लगभग 21 से 22% दलितों की आबादी है, और उसको ये लग रहा है कि दलित, जाट, ओबीसी अगर ये हमसे छिटक गए तो फिर हमारे पास कौन सा वोट बैंक रह जाएगा। यही वजह है कि वो लगातार झूठ का सहारा लेकर या तो राहुल गांधी को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके नेता किस तरह से राहुल गांधी को जान से मारने की, उनकी जबान काट देने की, जो उनके गठबंधन में शामिल है नेता, वो इस तरह की आपत्तिजनक भाषा और बयानों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणियों के बारे में झूठ फैला रही है। ये उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, और मैं हिंदी का अनुवाद आपको बता रही हूँ। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। ये अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि सिखों को लेकर भी जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने वहां पर कही, जो उन्होंने टिप्पणी वहां पर की, उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एक राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा भारतीय जनता पार्टी को हजम होने का नाम नहीं ले रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए और उनसे हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और लगातार बेबाकी से अपनी बातों को वो रखते रहे हैं, और सरकार के खिलाफ बोलने की सजा भी वो भुगत चुके हैं, या मैं कह सकती हूँ हो सकता है अभी भी भुगत रहे हों। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और पहला सवाल मेरा आपसे, जो राहुल गांधी को लेकर एक षड्यंत्र, एक झूठ का खेल, एक खतरनाक खेल जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, वो आपको लग रहा है उसमें किसी तरह की भी उसे कोई कामयाबी मिल रही है? सिखों को लेकर जो बयान दिया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आरक्षण को लेकर जो बात कही गई उसका सिरा न पैर बल्कि बीच की एक सिर्फ लाइन को शेयर कर दिया गया, और उनको लगा कि इसको व्हाट्सएप में पहुंचाकर वो आने वाले इलेक्शन में फायदा उठा सकते हैं और राहुल गांधी की इमेज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर सिमटा दिया था लोकसभा इलेक्शन में, और आने वाले विधानसभा में भी हार उनका इंतजार कर रही है। उनको ये पता है बहुत अच्छे से। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जरूरी सवाल आपने उठाया है, क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले कुछ लोग थे जो अहंकार में, दंभ में कहते थे कि वो अकेले सब पर भारी हैं। वो उनके ही लोग कहते थे, विपक्ष ने शुरू नहीं किया, उनके लोगों ने कहना शुरू किया कि अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए ताकि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। आरक्षण के खिलाफ बीजेपी ही नहीं, आरएसएस भी है, बोलने में नहीं, भाषण में नहीं, काम में। लेटरल एंट्री वो ले आते हैं, प्राइवेटाइजेशन उनका एजेंडा सबसे ज्यादा होता है।
सबसे ज्यादा सीटों पर एनएफएस उनके कार्यकाल में होता है। फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो होती है SC ST OBC को, वो बंद होना उनके समय में होती हैं। वो रिजर्वेशन के मूल भावना को खत्म करने के लिए बहुत तरह के प्रावधान करते हैं, और वही लोग आरक्षण और संविधान को बदलने की बात भी करते हैं। ये तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा 2024 के चुनाव परिणामों का, देश की जनता का, और खासकर SC ST OBC और संविधान को मानने वाले देश के नागरिकों का, जिन्होंने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया। वरना ये अब तक क्या कर रहे होते, अब ये बात सब लोग जानते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों की एक जोड़ी जो बनी, और उत्तर प्रदेश में वो बहुत कारगर हो गई। पूरे देश में कांग्रेस ने भी बेहतर किया, लगभग 100 सीटें कांग्रेस की, और उत्तर प्रदेश में वो रोकते हैं। ये एक बहुत बड़े नैरेटिव की हार थी, वो नैरेटिव जो संविधान को बदलने की बात करता था, और अखिलेश और राहुल की जोड़ी संविधान को बचाने की बात करती थी। इसलिए आपने गौर किया होगा कि वो बहुत बड़ा तबका जो किसी झूठ में, भ्रम में, फेक नैरेटिव के चलते 14 और 19 में SC ST OBC का तबका भी अगर बीजेपी को वोट दिया था, तो 2024 में उसका एक बड़ा तबका जो शिक्षित था, जागरूक था, उसने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। एक तो पूरा नैरेटिव ये है। इसलिए जो हारे हुए लोग हैं वो तो ये बात कहेंगे ही कि संविधान कौन बदल रहा था, हम आरक्षण कहां खत्म कर रहे थे, हम तो देखो संविधान को माथे पर लगाने वाले लोग हैं, बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदला जा सकता। और लेटरल एंट्री, यही विपक्ष अगर कमजोर होता, मैं एक सैंपल दे रहा हूं, इसके पहले मोदी सरकार कई बार 2018 के बाद से लेटरल एंट्री ला चुकी थी, और विदाउट SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, और ये चोर दरवाजे से एंट्री थी। इस बार उन्हें वो वापस लेना पड़ा, हालांकि वो खतरनाक तरीके से लेंगे। तो राहुल गांधी ने जो बोला है, मुझसे अगर आप पूछें, उनको पहला वाक्य ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को पता है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो राहुल गांधी एक चुनावी भाषण में ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठ ऐसे बोलते हैं अपने भाषण में कि एक मशीन ले आएंगे जिसमें आप पीछे से आलू डालेंगे, आगे से सोना निकलेगा। देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले लोग, और बीजेपी तो खुलेआम आज भी इस बयान को राहुल गांधी का बयान कह के प्रचारित कर देती। झूठ इतना बड़ा बीजेपी बोलती है, और बीजेपी एक बयान को ट्विस्ट करती है, वो एक हिस्सा तोड़ लेती है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन इस देश में आरक्षण खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? जो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करे। और राहुल गांधी जब कहते हैं, या अखिलेश यादव से जब इसका बयान का पूछा गया, तो उन्होंने कहा यह वाक्य पहला वाला ठीक नहीं है, लेकिन मंशा कि सबको सबके हिस्से मिल जाएं, जाति जनगणना हो जाए, भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, 90% आबादी को पता चल जाए कि वो कहां देश चलाने में है, वो हिस्सा मिल जाएगा, जातिवाद खत्म होगा, जातियां खत्म हो जाएंगी, जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा। कोई भी, और ये बात मैं राजरत्न अंबेडकर जब बोल रहे थे तो मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमति दर्ज करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखते हैं 1936 में, और उस समय वो अपने एनिलेशन ऑफ कास्ट के आखिरी चैप्टर में लिखते हैं कि एनिलेट कैसे होगी कास्ट, जाति खत्म कैसे होगी? पहले जाति के नाम पर हिस्सेदारी मिल जाएगी, और जातियां रोटी बेटी का संबंध बनेगा, सबको भागीदारी मिलेगी, और धीरे धीरे जातियां खत्म हो जाएंगी, तो जातिगत आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो जो आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अब कह रही है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे। भाई आरक्षण खत्म करने की बात तो आरएसएस करता है। आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी मानसिकता रखता है। आरक्षण मतलब आरक्षण किस आधार पर हो? बाबा साहब क्या बोलते हैं और गोलवलकर क्या बोलते हैं, ये दो तो अंबेडकर बोलते हैं कि जातिगत आधार पर हजारों साल से जिन तबकों के साथ गैर बराबरी और अन्याय हुआ, उनको जातिगत आधार पर आरक्षण मिले, और गोलवलकर क्या बोलते हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। तो आरएसएस वही सोचता है, बीजेपी यही सोचती है, इसलिए इनका पोल खुल गई है, वो जानते हैं। इसीलिए हरियाणा के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये पूरा नैरेटिव असल में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है, इसलिए ये झूठ का सहारा लेती है। जी, क्या आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने या अखिलेश यादव ने, जो उन्होंने पीडीए का, और राहुल गांधी ने
जिस तरह से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात कही, जो पूरा का पूरा जो कम्युनल पॉलिटिक्स को शिफ्ट कर दिया उन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी की सियासत पर, और अब लोग इस पर बात कर रहे हैं। और सांप्रदायिक एजेंडा भले ही भारतीय जनता पार्टी अभी भी पैरेलली तमाम जगहों पर चला रही है, लेकिन ना तो उसमें वो धार बची है और ना ही लोग अब इसके बारे में उस तरह से बात करना चाहते हैं। और मैं एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपके सामने कोट करना चाहूंगी कि मैं हरियाणा की अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स में लगातार मैं कर रही हूँ, और जब मैं वहाँ लोगों से जब बात करती हूँ कि आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि समाज में जो इन्होंने जातियों में बांटकर और धर्मों में बांटकर जो इन्होंने जहर फैलाया है, हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। यानी कि मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं लोगों के लिए रोजी रोटी के, और जो नफरत फैलाई गई है वो उनके लिए उससे ऊपर हो जाती है। तो ऐसे में जो ये पूरी बात लोकसभा इलेक्शन में या आने वाले विधानसभा इलेक्शन में तमाम चीजें की जा रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अगर ये नैरेटिव इस तरह से चल रहा है तो हमारा सांप्रदायिक एजेंडा तो ध्वस्त हो जाएगा, फिर आकर हम वोट किस पर मांगेंगे? क्या ये यही सबसे बड़ी चिंता है और यही वजह है कि लगातार झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है? कोई और नहीं, ताज्जुब की बात यह है कि नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंचों से ये बोल रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक बात है बुशरा जी। देखिए, बुनियादी तौर पर आप इस बात को समझे और देश के हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक पॉलिटिकल फेस है, असली चीज है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस का नैरेटिव क्या है जिस पर बीजेपी काम करती है? उसका नैरेटिव यह है कि आपकी इस देश में रहने वाले लोगों की सबसे प्रमुख और एकमात्र पहचान क्या है? धर्म। कि हिंदू यहाँ के मेजॉरिटी 80% लोग हैं और किसके खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करना है? बार बार मुसलमानों, पितृभूमि से लेकर के आरएसएस के सभी विचारकों की यही मानसिकता रही। इसलिए बीजेपी के कोर पॉलिटिकल नैरेटिव का जो मास्टर पॉइंट है वो है रिलीजन, धर्म। तो वो बार बार चाहेंगे कि धर्म पर बहस हो, धर्म के नाम पर गोलबंदी हो, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने। लड्डू में कौन तेल मिला दिया चर्बी, तो उसमें भी कोई एक बाबा है वो मुसलमान खोज के ले आया। बुलडोजर किसके घर पे सबसे ज्यादा चलेगा? उत्तर प्रदेश जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां के मुख्यमंत्री खुलेआम बोलते हैं कि अगर माफिया उनके नाम है तो अतीक और मुख्तार, बार बार वो दो नाम लेंगे ताकि कॉमन सेंस में भरा जाए कि अपराधी कौन है, माफिया कौन है, तो मुसलमान, जिहादी कौन है, मुसलमान। तो धर्म का नैरेटिव बार बार कामयाबी दिलाता है बीजेपी को। धर्म का नैरेटिव जाति के नाम पर जो हकमारी और गैर बराबरी हिंदू धर्म के खांचे के भीतर हुई, इस विमर्श को वो ढक देना चाहता है। जब सामाजिक न्याय का विमर्श खुलता है, और यह हजारों साल से संघर्ष का चला है, तथागत बुद्ध से लेकर के महात्मा कबीर इसी देश में रह करके कबीर ने पूछा कि तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध। रविदास ने लिखा एक बूंद ते सबत पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। तो रविदास लिख रहे थे जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। एंटी कास्ट मूवमेंट का हजारों साल का इतिहास इसी देश का है, और वो लोग एक बराबरी का समाज बनाना चाहते थे। बसवन्ना, चोखा मेला, अयंकाली और उत्तर महाराष्ट्र लेकर उत्तर भारत में फूले, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम लोगों का एक मूवमेंट है। तो जब ये मूवमेंट 90 के बाद मंडल के समय, अब ये एक और झूठ, चूंकि आपकी बातचीत बहुत लोग देखते सुनते हैं तो इस झूठ को भी पकड़ना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब आरक्षण पर बोल रहे थे तो क्रेडिट लेने चले गए मंडल कमीशन का, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से चल रही थी वीपी सिंह की सरकार, हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा वहां पे इको कर गया होगा तो वो पहले बोल दिया अटल बिहारी की सरकार में वीपी सिंह का समर्थन, लेकिन फिर तुरंत उन्होंने करेक्ट किया कि वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। तो उस समय मंडल लागू हुआ। अब मैं आपको इतिहास 2 लाइन में बता दूं। मंडल लागू हुआ, 7 अगस्त 1990 को घोषणा हुई, 9 को उसका सूचना जारी हुई, 13 अगस्त 1990 को नोटिफिकेशन जारी हो गया, 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह ने इसकी घोषणा की कि हम इस देश के ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नौकरियों में देंगे। वो सरकार वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों खेमों के समर्थन से चल रही थी,
उस समय 25 सितंबर 1990 को पालमपुर में उसके पहले अधिवेशन होता है और आरएसएस से बीजेपी कहती है कि अब ये जो राम मंदिर आंदोलन का पूरा एजेंडा है, बीजेपी उससे अलग थी, लेकिन मंडल लागू होने के बाद बीजेपी प्रस्ताव देती है कि अब ये मंदिर की लड़ाई बीजेपी लड़ेगी और 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा लेकर अयोध्या के लिए निकल जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी, और उसी रथ यात्रा को जब गिरफ्तार करते हैं लालू प्रसाद यादव तो समर्थन वापस ले लेती है सरकार बीजेपी से। तो मंडल के विरोध में मंदिर कौन ले आया, मंडल के विरोध में कमंडल कौन ले आया, उस रथ यात्रा का संयोजक कौन था, ये वही बीजेपी थी जो लगातार इसके विरोध में थी। एक तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। इसलिए आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी आज भी चाहेगी कि जब जाति जनगणना की बात राहुल गांधी पूछने लगेंगे कि 90 में से 3 सेक्रेटरी केवल ओबीसी क्यों है, आबादी 52% है, जब अखिलेश यादव कहेंगे कि पीडीए 90% कहां है, तो इस पीडीए का जवाब उनके पास नहीं है। और याद रखिएगा यही पीडीए उनको यूपी में हराया है, अयोध्या हराया है, इसलिए क्योंकि जब हिस्सा सबको नहीं मिलेगा तो देश तो सबका है ना। आदिवासी अरबपति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज एससी एसटी ओबीसी नहीं है, लेटरल एंट्री आप ले आ रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी उनके बनेंगे नहीं, तो जैसे ये सवाल पूछा जाता है तो दुश्मन मुसलमान मिलता नहीं। अच्छा भाई, कौन जाति के नाम पर भेदभाव कर रहा है? अखिलेश यादव का घर गंगा जल से मुसलमान ने धुलवाया नहीं। कर्पूरी ठाकुर को गाली आरक्षण के नाम पर, आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां और बहन के नाम पर गाली मुसलमान ने तो दी नहीं। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, मुसलमान ने तो बोला नहीं। मंडल का विरोध मुसलमान ने तो किया नहीं। आपके मंदिर जाने का विरोध मुसलमान ने किया नहीं। आज भी विश्वविद्यालयों में कुलपति एससी एसटी ओबीसी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, मीडिया में लोग नहीं है, तो मुसलमानों ने तो रोका नहीं। तो जातियों का विमर्श जब हिस्सादारी मांगने का होता है तो मुसलमान वाला नैरेटिव फेल हो जाता है। इसलिए सांप्रदायिकता की पूरी राजनीति ध्वस्त हो जाती है और सामाजिक न्याय का मतलब यह है सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी भर लोगों को उनका हक देना चाहती है। इन्हीं की सरकार आई तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 3.8% लोग हुए और हाई कोर्ट ने घोटाला का उजागर किया और रद्द किया। बीजेपी प्रकारांतर से इसको समर्थन दे रही है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रुक गया। आरक्षण आज की तारीख में खत्म हो रहा है, सारा प्राइवेटाइजेशन आज की तारीख में हो रहा है। जाति के बीच नफरत कौन बढ़ा रहा है? बीजेपी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये विपक्ष की कामयाबी है। मैं राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन को और सामाजिक आंदोलन कर रहे उन लोगों को इसकी क्रेडिट दूंगा जो सामाजिक न्याय के नैरेटिव पर पूरे देश के विमर्श को ले आए। कि मोदी जी को भी झूठ बोलना पड़ रहा है कि मंडल हम समर्थन किए थे। मंडल समर्थन किए थे तो मंडल कमीशन की 38 सिफारिशें बची हैं। आज क्यों जाति जनगणना बीजेपी क्यों नहीं करा रही? आज 38 सिफारिशें क्यों नहीं मंडल की लागू कर दे रही? फेलोशिप स्कॉलरशिप ओबीसी एससी एसटी की क्यों बंद कर रही है? लेटरल एंट्री में अब ले आ रहे हो कि उनको लेकर के तब लेटरल एंट्री ले आएंगे। भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी कहां है? मीडिया में कहां है? सुप्रीम कोर्ट के जज कहां है? जब ये सवाल पूछा जाएगा तो देश मजबूत होगा और नफरत हारेगी। इसलिए मैं राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और उन तमाम लोगों को बधाई देता हूं जो हिस्सेदारी के सवाल को खड़ा कर रहे हैं। वरना ये हिंदू मुसलमान करके, अब आखिर में बताऊं, उत्तर प्रदेश में इनके एक मुख्यमंत्री हैं, इनके घर का झगड़ा इतना है कि मनोहर लाल खट्टर की तरह उनको हटा नहीं पा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा आप सुनिए, माफिया से लेकर के क्या क्या बोल रहे हैं। कभी बांग्लादेश चले जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान चले जा रहे हैं। औरंगजेब की औलादें बोलते हैं, विपक्षी दलों को ये गुंडे सरगना बोलते हैं। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा, झूठ और नफरत की राजनीति करती है। सामाजिक न्याय की राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो इस देश की बुनियाद में है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव नेशन बनाने के लिए, वो पॉलिटिक्स हिस्सेदारी की है, सामाजिक न्याय की है। मुझे लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स में देश का भविष्य है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हुए पकड़े जा रहे हैं और बीजेपी अपना चेहरा नहीं बचा पा रही है। जी बिल्कुल। और हमने देखा कि लगातार 10 सालों में, उससे पहले भी राहुल गांधी को लेकर लगातार जिस तरह का एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा मीडिया का सहारा लेकर
वो मीडिया जो उनके कदमों में है या जो उनका गुलाम मीडिया है, लगातार एक शख्स या एक नेता की किसी नेता की अगर इमेज को सबसे ज्यादा धूमिल किया गया है, सबसे ज्यादा खराब किया गया है, उनको नेगेटिव लाइट में सबसे ज्यादा पेश किया गया है, तो उसमें शायद नहीं, मतलब उसमें टॉपर राहुल गांधी ही हैं। और लगातार अब भी क्योंकि उनको चैलेंज सीधे तौर पर, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, सीधे तौर पर चैलेंज उनको कांग्रेस से ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए हर चीज के लिए वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। और अब के लिए वो उनको एक तरह से देश के दुश्मन पार्टी, देश के खिलाफ बोलने वाला नेता, देश के हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला नेता, आरक्षण के खिलाफ बोलने वाला नेता, सिखों के खिलाफ बोलने वाला नेता, यानी कि फहरिस्त इतनी लंबी है और उसमें एक चेहरा है राहुल गांधी, जिनको बीच सेंटर में लाकर ये कहा जाता है कि यही है जो असली दुश्मन है और देखिए कि देश को किस तरह से बांट रहे हैं, जबकि देश में पता है कौन बांटने की सियासत करता है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव, राहुल गांधी को लेकर ये जो खेल चल रहा है बेहद खतरनाक ये राजनीतिक खेल है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से उनकी इमेज को धूमिल किया गया, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके, तमाम चीजें करके अपने आप को एक राजनेता के तौर पर सिद्ध किया और लगातार वो एक इम्तिहान में है और इम्तिहान में वो अलग अलग जो उनके पड़ाव हैं उनको वो पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एक मंत्री अगर उनके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और लगातार वो कहता है कि वो अपनी बात पर कायम है, उन्हीं के गठबंधन में शामिल नेता उनकी जबान काटने की बात करता है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगी, क्या इसको सिर्फ एक बयान तक सीमित रखकर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि एक नेता जो कि एक नेशनल लीडर है, जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है, जो हो सकता है आने वाले वक्त में अगर उनकी इतनी सीटें आ जाएं तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं देश के, उनके साथ उनको इस तरह की भाषा, इस तरह की तमाम चीजें जो इस्तेमाल की जा रही हैं, इसको कितना गंभीरता से कांग्रेस पार्टी को खुद और देश की जनता को लेना चाहिए? अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र है, संस्कार है। पार्टी जो दावा करती थी कि वो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, आज के तारीख में वो पार्टी राजनीति की न्यूनतम नैतिकताएं जो होती थी, जो इसी पार्टी के पुराने नेताओं में थोड़ी बहुत थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी खुलेआम संसद में खड़े होकर कभी नेहरू की तारीफ करते हैं तो कभी राजीव गांधी की तारीफ करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि अब तक इस देश में कुछ नहीं हुआ, और विपक्ष का मतलब दुश्मन नहीं होता। पता नहीं, अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मानते नरेंद्र मोदी, तो कम से कम मोहन भागवत की सुन लेते। मोहन भागवत ने 4 जून 2024 के तुरंत बाद बयान दिया जिसमें कहा था कि विपक्ष प्रतिपक्षी है, वो दुश्मन नहीं है। और आज 10 साल बाद पहली बार जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनाया राहुल गांधी को। भाई, एक जिम्मेदार पद है, अब तक तो आपको उसका अंदेशा था नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अहंकार में इतनी लबरेज रहती है। अब जैसे मोदी जी जब खड़े होते थे तो उनके सामने कोई होता नहीं था, और जब होता था तो उसका अपमान करते थे कि अरे तुम बैठ जाओ, तुम बैठ, और पीछे एक समूह उन्होंने क्रिएट कर दिया जो केवल हूटिंग करने और नारे लगाने के लिए है। वरना आज की मंत्रियों को कौन पूछता है कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हैं। इस पूरे लोकतंत्र के एक रंगी होते जाने को इस देश की जनता ने 24 के चुनाव में बचाया, विपक्ष को मजबूती दी। तो जनता के विश्वास को विपक्ष भी रिप्रेजेंट करता है। इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा देश की जनता का विपक्ष भी है। तो अगर विपक्ष का नेता आपके सामने खड़ा है तो आपको उसका पूरा सम्मान करना होगा। और आप विपक्ष के नेता को अपने नेताओं से क्या बुलवाते हैं? आप किसी को जबान कटवा रहे हैं, किसी को मरवा रहे हैं। इतनी हिंसा बीजेपी के चरित्र में भर गई। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी निंदा की या कड़ी निंदा राजनाथ सिंह जी ने की? ये एक नया राजनीतिक कल्चर अगर आप बना रहे हैं कि आपके लिए विपक्ष के नेताओं को आपने पहले पीछे, और आपने ठीक कहा कि सबसे ज्यादा छवियां खराब की गई राहुल गांधी की। और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि सामने से जब तर्क से आप नहीं लड़ पाते हैं, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। अब यहीं अगर किसी को भाजपा के एक प्रवक्ता आप बुला लेती तो ये बातचीत इतने नॉर्मल टेम्परेचर पर हो ही नहीं पाती।
क्योंकि हम तर्क करते और उधर से उत्तेजना, हिंसा, और टीवी पर हम रोज देख रहे हैं, टीवी पर वही हो रहा है। तर्क में जब इंसान हारता है तो उत्तेजना आती है, हिंसा आती है। भारतीय जनता पार्टी आज तर्क से, आंकड़ों से हार रही है, इसलिए हिंसक होती जा रही है। और अभी मैं तो कह रहा हूं, ये जो दिल्ली वाला झगड़ा था कि मोदी के बाद कौन, वो तो लखनऊ में तैयार हो रहा है। जो भाषा प्रधानमंत्री बोलते थे, अब उनसे ज्यादा हिंसक भाषा यूपी के मुख्यमंत्री बोलते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं। और इसलिए जो छवि खराब की गई राहुल गांधी की, पूरे विपक्ष को निगेटिव पेश किया जाता है। विपक्ष अगर कुछ अच्छा भी करता है तो उसकी कोई चीज नहीं दिखाई जाती। राहुल गांधी सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, उनके दर्द पर बात कर रहे हैं, मजबूरी में दिखाना पड़ेगा। अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, कभी भेड़िए का हमला हो रहा है, कभी सांड का हमला हो रहा है, यहां से लेकर बुनियादी बात से लेकर इनकाउंटर फेक हो रहे हैं और जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, इस पर लगातार सक्रिय है, तो कितने दिन आप इग्नोर करेंगे? उसी जनता ने विपक्ष को यह ताकत दी है। अब ये बताइए, विपक्ष को कहा जाए कि औरंगजेब की आत्मा घुस गई है उसमें, ये योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के लिए, सपा के लिए बोलते हैं। अयोध्या में दीप जलते हैं तो दो लोगों को दर्द होता है, सपा प्रमुख को और पाकिस्तान को। ये भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। गुर्गे का सरगना है, नाक रगड़ता था। आप अगर योगी आदित्यनाथ की भाषा सुन लें तो मतलब आप क्या सोचेंगे कि इस देश का भविष्य इन जगहों पर जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा, यही चुनाव अभी कितने दिन बीता, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। तो मोदी जी जिस रास्ते को दिखा रहे हैं, उनके लोग उससे 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कम से कम विपक्ष को बार बार अपमानित करना, विपक्ष को बार बार साजिशन झूठ की गिरफ्त में रखना, हिंसक उत्तेजक बात करना। देखिए, उत्तेजना से क्या होता है ना कि एक अगर इनका आदमी बोलेगा तो हो सकता है कांग्रेस की तरफ से भी कोई बोल दे कि अच्छा ये कर देंगे तो काट देंगे, उसके बाद देखिएगा क्या होगा। बंगाल में अगर एक डॉक्टर का बलात्कार हो जाए तो वो भी उतना ही गलत है जितना उड़ीसा में एक मेजर की मंगेतर के साथ हो जाए। लेकिन आपको महिलाओं के बलात्कार को भी अलग अलग सरकार देखकर, जाति देखकर और ये देख करके करना। एक आरोपी अगर मुसलमान है तो उस पर बुलडोजर चला दोगे, एक आरोपी अगर जो है यादव है तो उसको इनकाउंटर में मार दोगे, दूसरा अगर किसी और जाति का है और धर्म का तो बचाओगे। बीजेपी कितनी भयानक राजनीति इस देश में करती जा रही है। इसलिए ये जो राहुल गांधी पर हमला है, ये जो विपक्ष पर हमला है, ये जो इस तरह की भाषा है, ये एक बहुत खतरनाक संस्कृति की तरफ दिखावा इशारा कर रही है। और ये संस्कृति अगर बढ़ी, जैसे नरेंद्र मोदी जी को कम से कम रोकना चाहिए, कम से कम एक बयान देते कि हम दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, जैसे साध्वी के लिए बोला था, प्रज्ञा के लिए कि उन दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। तो दिल, यहां तो ये भी बयान नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, संविधान बदलने की बात की मोदी जी के सांसद प्रत्याशियों ने, चुनाव हार गए वो। संविधान बदलने की बात पर वो मोदी जी के बयान क्या आया कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन आपने अपने बयान देने वालों पर कोई कार्रवाई की कि आपने गलत बोला? तो आपने अगर राहुल गांधी की जबान काट लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर ये बयान कोई दे रहा है तो आपने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर? आपने कुछ नहीं किया। आप इसका मतलब आप मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो दूसरी चिट्ठी ये लिख रहे हैं कि मोदी जी को आज तक कितनी गाली दी गई। तो भाई मोदी जी तो कहते हैं कि हम इतनी गाली खाते हैं, उनका हाजमा ठीक है। तो गाली देना, आलोचना करना, इन दोनों में फर्क होता है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के खिलाफ बोला तो उसकी आलोचना, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। राहुल गांधी ने तो नहीं बोला। राहुल गांधी तो बड़े संयम के साथ आपके सामने अपनी बात रखते हैं। अब राहुल गांधी जैसा संयमी तार्किक नेता आपके सामने खड़ा है। योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव जैसे कितना भी वो बोले, अखिलेश यादव ने एक लाइन बोल दी, मेरा फोटो लगा दो और उनका फोटो लगा दो, देखो माफिया कौन है। अब इतने में ही चिढ़ गए वो कि अरे भाई ये आप क्या बोल दिए। देखिए, राजनीति एक समय क्या होती थी कि तर्क से, विट से बात होती थी, और विट में आप आलोचना भी करते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, लेकिन एक नैतिकता बनी रहती थी। भारतीय जनता पार्टी उस नैतिकता को खत्म कर रही है। मुझे लग रहा है इसका बहुत नुकसान इस देश के कल्चर को होगा। ये देश प्रतिपक्षी को विरोधी और दुश्मन नहीं मानता है,
आप इस संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के लोग भी ये बात काफी हद तक समझ रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को प्रेम मिल रहा है और मोदी जी के चेहरे से हताशा नजर आती है। जी बिल्कुल, वो हताशा साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। और अभी चुनाव है दो राज्यों में, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। हरियाणा में अब तक एक ही उन्होंने चुनावी रैली की है और उस चुनावी रैली में 23 कैंडिडेट्स के लिए वो रैली की गई थी और उसमें 5000 की भीड़ भी नहीं थी, 2500 पुलिसकर्मी थे वहां पर। तो 23 अगर वो एक एक कैंडिडेट अपने साथ कुछ हजार लोग भी लेकर आ जाते तो शायद पंडाल भर जाता। ये दिखा रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी का चेहरे का जो मैजिक है या उनके दम पर जो भारतीय जनता पार्टी दम बढ़ती थी कि वो चुनाव जीत लेगी, वो सब भी अब खत्म हो गया है और यही सबसे परेशानी की वजह है। और इसीलिए तमाम उनके जरिए सेट किए गए नैरेटिव भी धराशाही हो रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कश्मीर में जाकर, जम्मू कश्मीर का क्योंकि चुनाव है, और रैली में कह रहे हैं कि भाई फ्री सिलेंडर 2 दिए जाएंगे एक मुहर्रम और ईद पर, और यही बात आप सोचिए, यही बात अगर कांग्रेस ने कही होती और ये बात अमित शाह या बीजेपी ने नहीं कही होती तो अब तक बवाल हो गया होता इस बात को लेकर। जी मैं बस इसमें जोड़ दूं बुशरा जी, बहुत चूंकि आपने अच्छा सवाल उठा दिया। उनका बयान है कि ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अब मैं 3 सवाल पूछता हूं, ईद और मुहर्रम पर क्यों? ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? दूसरा, मुफ्त क्यों देंगे? ये तो रेवड़ी होती है। और तीसरा कि सिलेंडर ही मुफ्त क्यों दोगे? अगर यही बयान दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कल बोलने लगे बिजली मुफ्त पानी मुफ्त, तो वो रेवड़ी हो गई। यही कांग्रेस की सरकार या कोई विपक्षी दल की सरकार करे तो वो रेवड़ी हो गई। ईद और मुहर्रम से आपका क्या लेना देना? योगी आदित्यनाथ से पूछा जाए कि अमित शाह के बयान पर क्या उनकी राय है। इसलिए खुद बीजेपी अपना कम्युनल चेहरा बार बार दिखाती रहती है और जिन जगहों पर सरकार है वहां सिलेंडर मुफ्त क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश वाले पूछे अमित शाह जी से, बिहार वाले पूछे, मध्य प्रदेश वाले कि ईद उनके यहाँ भी आती है, मुहर्रम उनके यहाँ, वहां मुफ्त क्यों नहीं मिल रहा। तो बीजेपी अपने ही जाल में फंस जाएगी बुशरा जी। जी बिल्कुल, 80-20 और कपड़ों से पहचानने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जम्मू कश्मीर में जाकर ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 सिलेंडर फ्री की बात कर रही है। यही सियासत है और भारतीय जनता पार्टी इसी सियासत की माहिर है। उसको लगता है सत्ता पर काबिज होना है, चाहे फिर वो कैसे भी करके हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आप तमाम ये देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को लेकर जो भ्रम, झूठ और षड्यंत्र जो किए जा रहे हैं वो आप सबके सामने हैं और ये साफ तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हताश, निराश है। यही वजह है कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे, इस तरह के प्रचंड जो हैं वो लगातार उन पर काम कर रही है और उसको लगता है शायद उससे उसे कामयाबी हासिल हो जाएगी। लेकिन जनता सब समझती है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन तमाम हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, उन सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, पहुंचाइए। और रोज की तरह शाम को 7 बजे राजीव जी के साथ जुड़िए न्यूज पॉइंट में। खास तौर पर कश्मीर से आपके सामने वो न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।